हेलो, मेरा नाम विकास कुमार है। मैं रांची झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी क्वालिफिकेशन मास्टर ऑफ फिलोसफर के रूप में ली हुई है। मैंने यूजीसी नेट जीआरएफ एग्जामिनेशन पेपर क्रैक भी किया हुआ है। मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट ग्रेजुएशन के टाइम से ही रहा। मैंने अपना टीचिंग करियर का शुरुआत होम ट्यूशन के रूप में की। मोर देन 5 ईयर होम ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया, जहाँ पर मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के साथ साथ मैंने कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन भी करवाया। मुझे मोर देन 8 ईयर का एक्सपीरियंस भी है। मेरे स्टूडेंट मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस प्लस एग्जाम निकालने के ट्रिक को अपनाकर मेरे स्टूडेंट को डेफिनेटली बेनिफिट पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इसी को देखते हुए मैंने कॉमर्स का कंटेंट प्लान बनाया है, जो यूजीसी नेट जीआरएफ एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग है। अब हम लोग देखते हैं कि ये कंटेंट प्लान कितने आवर का है। तो ये कंटेंट प्लान 100 आवर का है। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को समझ लेते हैं। इसमें मतलब कि आपके सिलेबस के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के सिलेबस के कॉमर्स के पेपर कॉमर्स में 10 यूनिट के बारे में 10 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है। इसमें मतलब कि 10 × 10 हर यूनिट से आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए, इसलिए इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एवरी यूनिट हैज ए सेम वेटेज। किसी को हम लोग कम नहीं आंक सकते हैं और किसी को हम लोग ज़्यादा नहीं नहीं आंक सकते हैं। हम लोग को मतलब कि इक्वल इक्वल यूनिट पर हम लोग को इक्वल मेहनत करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पर देखिए, सबसे पहले में हम लोगों ने इनकम टैक्स को रखा है और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग को। इसमें इसके लिए हम लोगों ने 9 क्लासेस रखा हुआ है। कहने का मतलब है कि इसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्लस थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्लस इसमें से एक आरसी आने का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। तो इसके लिए हम लोगों ने 9 क्लासेस रखा हुआ है। 7 से 8 क्लास में इसको हम लोग यूनिट को कंप्लीट करेंगे और 1 से 2 क्लास में हम लोग इसका एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का आता है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 10 क्लासेस। इसके लिए हम लोगों ने 10 क्लासेस रखा हुआ है, क्योंकि अकाउंटिंग थोड़ा सा मतलब कि लॉन्ग लॉन्ग यूनिट है। और ऑडिट भी एक तरह से लॉन्ग है। इसको हम लोग स्मार्ट मैनर में तैयारी करेंगे। इससे आपको प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है और प्लस थ्योरी आएगा। ठीक है। तो आपको मतलब कि इसमें से हम लोग 8 क्लास में हम लोग इसका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग 2 क्लास हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जिससे कि हम लोग का ये यूनिट को बिल्ड हो सके। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस के लिए हम लोगों ने 7 क्लासेस रखा हुआ है। ये थोड़ा सा मतलब कि हम लोग का इसमें भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लस थ्योरी क्वेश्चन दोनों आता है। तो इसमें हम लोग 5 से 6 क्लासेस में हम लोग इसका कॉन्सेप्ट को प्लस टॉपिक को क्लियर करेंगे, प्लस इसमें हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसमें एवरी आपका जितना भी यूनिट है उसमें हम लोग प्रैक्टिकल के साथ एमसीक्यू मतलब कि हम लोग लेंगे ही लेंगे। एमसीक्यू करने करने के साथ अगर हम लोग पढ़ाई के साथ साथ एमसीक्यू भी करेंगे, तो हम लोग का यूनिट ज़्यादा समझ में आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए हम लोगों ने 7 क्लासेस रखा हुआ है। इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन ज़्यादातर क्या क्या पूछा जाता है, बेसिक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिक कहने का मतलब है कि आपको मतलब कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा मतलब कि पूरा नीचे से लेके पूरा मतलब कहाँ तक अभी इसका फैला हुआ है पूरा जानेंगे। ठीक है। मतलब इन से आउट तक हम लोग जानेंगे इसका बिजनेस इकोनॉमिक्स में। इसलिए हम लोगों ने इसका 7 क्लासेस रखा हुआ है। 5 से 6 क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। एक क्लास हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसके लिए हम लोगों ने 8 क्लासेस रखा हुआ है। ये इसमें क्वेश्चन हम लोग का कॉन्सेप्ट वाइज पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है। हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे और इससे ज़्यादा चांस एक आरसी का भी रहता है। ये ध्यान देंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे ताकि हम लोग को आरसी बनाने में हेल्प हो सके। इसके लिए हम लोगों ने 8 क्लासेस रखा हुआ है। 6 से 7 क्लास में हम लोग इसका मतलब कि इसका कॉन्सेप्ट पूरा हम लोग रिवीजन कर लेंगे। साथ में एक क्लासेस में हम लोग इसका एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का हो जाता है बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस स्टैटिक्स और रिसर्च मेथड के लिए हम लोगों ने 7 क्लासेस रखा हुआ है। रिसर्च मेथड जो हम लोग पेपर वन में जो हम लोग पढ़ते आए वही हम लोग का रिसर्च मेथड है। तो ये वहाँ से ही पढ़ लेंगे। इसके लिए हम लोगों ने 1 क्लासेस रखा हुआ है रिसर्च मेथड के लिए। इसमें पूरा मतलब कि हम लोग जितना भी रिसर्च के जितना भी मेथड है उसको हम लोग इसमें हम लोग समझेंगे। और
बिजनेस स्टैटिक्स में इसमें मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए हम लोग ने 5 क्लासेस में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे बिजनेस स्टैटिक को। एक क्लास में हम लोग रिसर्च मेथड को कंप्लीट करेंगे और एक क्लास हम लोग इसका दोनों मिला के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जिससे कि हम लोग का ये यूनिट बिल्ड हो सके। नेक्स्ट हम लोग का आता है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के लिए हम लोगों ने 12 क्लासेस रखा हुआ है। ये यूनिट आपका लॉन्ग यूनिट है, इसके लिए हम लोग स्मार्ट मैनर में तैयारी करेंगे। 10 क्लासेस में हम लोग इसका बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस को कंप्लीट करेंगे। 2 क्लासेस में हम लोग अलग-अलग इसका बिजनेस इन्वायरमेंट का अलग एमसीक्यू करेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस का अलग एमसीक्यू करेंगे। एक बात यहाँ ध्यान रखिए, इंटरनेशनल बिजनेस में लेटेस्ट क्या हो रहा है अभी मार्केट में, ये चीज़ भी हम लोग को इसमें हम लोग पढ़ेंगे। लेटेस्ट जानकारी के लेटेस्ट न्यूज़ भी हम लोग इसमें रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग का हो जाता है बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने 15 क्लासेस रखा हुआ है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि बिजनेस मैनेजमेंट मतलब कि थोड़ा सा लॉन्गेस्ट यूनिट है। सबसे लॉन्गेस्ट अगर आप पूछिएगा कि ये 10 यूनिट में सबसे लॉन्गेस्ट यूनिट कौन सा है, तो बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम मैनेजमेंट। इसके लिए हम लोगों ने 15 क्लासेस रखा हुआ है। 11 से 12 क्लासेस में हम लोग दोनों कंप्लीट करेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट को और एचआरएम को। और इसके बाद 1 से 2 क्लास हम लोग रखेंगे, इसका मतलब एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए, जिसमें हम लोग एसएसएल रीजनिंग के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का हो जाता है बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए 10 क्लासेस रखे हैं हम लोग। इसमें इसमें बैंकिंग में आपको मतलब कि हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बैंकिंग के हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। प्लस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कमर्शियल बिल क्या होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने 10 क्लासेस रखा हुआ है। 8 से 9 क्लासेस में हम लोग बैंकिंग को प्योरली कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद हम लोग इसका एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का हो जाता है नेक्स्ट हम लोग का हो जाता है लीगल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ए बिजनेस के लिए 8 क्लासेस हम लोगों ने रखा है। कम से कम हम लोग को 15 लॉ पढ़ना है जो बिजनेस बिजनेस रिलेटेड है। इसके लिए हम लोगों ने 8 क्लासेस रखा हुआ है। 6 से 7 क्लासेस में हम लोग इसको मतलब क्लासेस में हम लोग इसको कंप्लीट लीगल एब्स्ट्रैक्ट को कंप्लीट करेंगे और एक क्लास हम लोग इसका एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जिससे कि ये हम लोग का यूनिट बिल्ड हो सके। नेक्स्ट हम लोग का जो हो रहा है उसमें एक नया चीज़ मैंने जोड़ा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसके लिए हम लोगों ने 5 क्लासेस रखा हुआ है। अभी जो प्रीवियस ईयर में जो हम लोग का एग्जाम हुआ, ठीक है, उसमें 2 आरसी पूछा जा रहा है पेपर 2 में, जिसमें आपका 20 मार्क्स आपको आरसी से पूछा जा रहा है। और आरसी किसके थ्रू होगा, तो एक एक चैप्टर और एक यूनिट है इनकम टैक्स के थ्रू हो सकता है, नहीं तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के थ्रू हो सकता है। इन दोनों का कॉन्सेप्ट वाइज से हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, ताकि ये हम लोग का आरसी बनाने में करने में मदद करे। इसके लिए हम लोग 5 क्लासेस रखे हुए हैं। 5 क्लासेस में हम लोग ये सीखेंगे कैसे इसको पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक आरसी में 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए। इसको हम लोग 5 क्लासेस रखे हुए हैं, इसमें हम लोग सीखेंगे कैसे इसको पढ़ना है, कैसे जवाब देना है और कैसे हम लोग इसको जल्दी से जल्दी कर सकेंगे। नेक्स्ट हम लोग का जो 5 क्लासेस बस बच जाता है, 5 क्लासेस बच जाता है, उसके लिए हम लोग मतलब 10 यूनिट है, 10 यूनिट को इंटू 10, एक यूनिट से हम लोग 10 क्वेश्चन उठाएंगे, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5 क्लासेस में हम लोग मतलब कि 500 क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, जिससे कि आपको मतलब कि लेटेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम का पैटर्न के अनुसार हम लोग समझेंगे, क्वेश्चन लेंगे, ताकि आपको एग्जाम में सुविधा हो सके। इसी को देखते हुए आई होप आपको ये कंटेंट प्लान अच्छा लगा होगा। इसी को देखते हुए मैंने एक टॉपिक तैयार किया है जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से है। टॉपिक का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार एक पर्सन अपने कैश को मैनेज करने का काम करता है ताकि उसे कैश की शॉर्टेज ना हो पाए, ठीक उसी प्रकार एक कंपनी चाहे एक इंडस्ट्री अपने कैश को मैनेज करने का काम कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू करती है, ताकि उसे कैश की शॉर्टेज लिक्विडेशन ना देखने को मिले। इसके लिए कंपनी क्या करती है, वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग बनाती है। कहने का मतलब लेस देन 1 ईयर के लिए ये बना के चलती है। अब हम लोग कैश का मीनिंग अलग समझेंगे, फ्लो का मीनिंग अलग समझेंगे। कैश का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, कैश और हैंड से लगाया गया है। कहने का मतलब जो पैसा आपके हाथ में पड़ा हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक। जो बैंक में हम लोग किस टाइप का पैसा जमा करते हैं, डिमांड डिपॉजिट टाइप का। जब हमको पैसे की जरूरत पड़ेगा तब हम उससे ले सकते हैं, तो इसको भी हम लोग कैश की कैटेगरी में डालेंगे। नेक्स्ट है फ्लो। फ्लो का मीन्स क्या होता है, जनरली करते हैं इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कैश इक्विवेलेंट, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे फ्रेंड। ये एग्जाम में एक क्वेश्चन इसी से आता है, ठीक है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, ये शॉर्ट रन के लिए होता है, ठीक है। ये हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होता है और कन्वर्ट इनटू कैश।
मतलब लेस देन 1 ईयर के लिए बनाया जाता है। इसमें बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें एक अच्छा बात ये भी है कि ये तुरंत मतलब कि कन्वर्ट हो जाता है कैश में। ठीक है? अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वाला में चलेंगे कि अब इसका हम लोग डेफिनेशन जानते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग को पढ़ने से क्या समझ में आता है, क्या बताता है वो, क्या इसका डेफिनेशन है, ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग क्या बताएगा, चेंज बताएगा। क्या चीज़ पर चेंज बताएगा? फाइनेंशियल पोजीशन के चेंज को बताएगा कैश बेसिस पर। कैश बेसिस में मतलब कंपनी में कितना कितना मतलब कमी हुआ कि मतलब इंक्रीजिंग हुआ, ये चीज़ हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू पता चलता है। नेक्स्ट होता है कि ये काम कैसे करता है, फ्लो ऑफ कैश कैसे करेगा। तो सबसे फ्लो ऑफ कैश करवाने के दो आइटम का होना बहुत जरूरी है। एक नॉन करंट अकाउंट का होना जरूरी है, एक करंट अकाउंट का होना जरूरी है। नॉन करंट अकाउंट को हम लोग पहले फिक्स्ड अकाउंट बोलते थे। ठीक है? अब इसको अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि कैश फ्लो बनाने के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन होता है क्या? जी होता है, जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के तहत हम लोग बनाते हैं। ठीक है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 क्या बोलता है कि अगर आपकी इंटरप्राइज, ठीक है, इक्विटी और डेप्थ में बिजनेस करती है, तो आपको स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में लिस्टेड होना पड़ेगा। पहला फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि अगर आपकी कोई बिजनेस है, चाहे कोई आपकी इंडस्ट्री है, 50 करोड़ से अधिक का ट्रांजेक्शन करती है, याद रखने वाला बात है, 50 करोड़ से अधिक का ट्रांजेक्शन करती है, तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग अब इसका जान लेते हैं कि मेथड क्या बोलता है। मेथड के नाम पर हम लोग पास कैश फ्लो का मेथड के नाम पे हम लोग का दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का नाम ओनली रिसीव्ड एंड पेमेंट। डायरेक्ट मेथड में हम लोग उसी चीज का हिसाब करते हैं जो रिसीव्ड और पेमेंट हुआ हो। ठीक है? एक होता है इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड, बेस ऑफ नेट प्रॉफिट। इसमें हम लोग बेस किसको मान के चलते हैं? नेट प्रॉफिट को मान के चलते हैं। ठीक है? अब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने से क्या रिजल्ट में आया, क्या हम लोग सीखे हम लोग इसमें? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से कंपनी को क्या फायदा होता है कि करंट लिक्विडिटी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करके देता है। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।